6 लोगों को तो टिकट भाजपा ने भी दे दिए, अब आप लोगों को अधर में फंसा रखा है। ऐसे में सियासी गलियारों में आपके विषय में ये चर्चाएं हो रही है कि अब ये टाइम पीरियड और बढ़ सकता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जितना स्मूथ आप इसको लेके चल रहे थे, अब ये राह इतनी आसान नहीं है? लोगों के बीच में पहले भी चले रहे हैं, अभी भी लोगों के मैंडेट से आएंगे। अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो वो लोग जानते हैं। आपने कहा कि जो स्पीकर हैं वो निष्पक्ष होकर अपनी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। स्पीकर साहब कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और वो कई भाषणों में बोल चुके हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हूं, तो जिस तरह से पार्टी उनको बोलती है वो वैसे ही एक्ट करते हैं। कि मुख्यमंत्री तो मंचों से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग तो बिक गए हैं। जनता भी ये बार बार सुन रही है कि जो 6 विधायकों के साथ साथ 3 निर्दलीय विधायक हैं वो भी शायद बिक गए हैं। तो ऐसे में अब ये बिके हुए विधायक का टाइटल या टैग हम कह सकते हैं, इसको कैसे धो रहे हैं? क्या चुनावों से बढ़िया कोई समय होता है तथ्य पेश करने के लिए और सबूत पेश करने के लिए? मुख्यमंत्री जी करें पेश कि उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा के पास बहुत सारी बेनामी संपत्तियां हैं, ड्राइवर का नाम ले लिया, अब इससे ज्यादा आपको सबूत क्या चाहिए? आज प्रशासन जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, पुलिस उनके अधीन है, विजिलेंस उनके अधीन है, सीआईडी उनके पास है, तो किस बात की देरी है? क्यों सुधीर शर्मा जी को अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? कि आप झूठ बोलो और भाग जाओ, झूठ बोलो भाग जाओ। एक इनके नेता हैं दिल्ली में, वो मोहब्बत की दुकान लिए चले हैं और ये है ये झूठ की दुकान इन्होंने नहीं शुरू की है कि झूठ बोलो और पूरा दिन सुबह से शुरू करो झूठ और शाम तक झूठ बोलते रहे। आपको कह रहे थे कि आशीष तो मेरे पास टेंडर के लिए आता था, आशीष का सर्वांगीण विकास के मुद्दों से और लोगों के मुद्दों से तो कोई लेना देना नहीं था। बार बार मुख्यमंत्री ने भी कहा कि टेंडर लिए हैं मुझसे, बार बार मुझसे टेंडर मांगे। है कि मुख्यमंत्री जी के पास पिछले 15 महीने का कोई रिपोर्ट कार्ड इस क्षेत्र के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना वो जानते जो वो कर रहे हैं। माइनिंग माफिया भी आपको कह रहे हैं? पूरी की पूरी माइनिंग पॉलिसी चेंज की गई केवल और केवल एक व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए। और राजेंद्र राणा हैं, इंद्रदत्त लखनपाल हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव इस बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर लड़ा जाएगा। और चर्चाएं ऐसी भी हैं कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री पर सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। अब आपके मित्रों की स्थिति किस तरह की है, आपने क्या एनालाइज किया? क्या मुख्यमंत्री की छवि का यहाँ असर होगा क्या? मैं यहाँ तक भी बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के खुद की कंस्टिट्यूएंसी नदौन से अनुराग ठाकुर जी को लीड होगी। आपने कहा कि 4 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के और भी नेता कह रहे हैं, आपके संगी साथी जिन्होंने आपके साथ भाजपा का दामन थामा था वो भी यही बात लगातार कह रहे हैं। अब सियासी गलियारों में इस विषय में चर्चा ये हो रही है कि भाजपा के लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब गणित तो समझाइए जरा। ये आपके समक्ष होगा जो भी है, क्योंकि कोई वहां पे भी सब सुखी नहीं है, क्योंकि सबको अनुभूति है कि इस सरकार में अगर रहे तो उनका भविष्य जो है वो उनके क्षेत्र का भी और उन विधायकों का भी भविष्य जो है वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह तापमान बढ़ रहा है उसी तरह सियासी गर्मियां भी हिमाचल प्रदेश में तेज हो गई है। हम विधायकों से तो संवाद करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ नेताओं पर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के जवाब लेने की भी नेताओं से कोशिश कर रहे हैं। आज इस सीधी और खास बातचीत में हमारे साथ आशीष शर्मा है। आपको हम बता दें कि आशीष शर्मा ने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उसके बाद भाजपा का दामन थामा था, अभी भी हालांकि मामला उच्च न्यायालय में है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। देखिए, आप लोगों के विषय में जब भी चर्चा आती है, 6 लोगों को तो टिकट भाजपा ने भी दे दिए, अब आप लोगों को अधर में फंसा रखा है। ऐसे में सियासी गलियारों में आपके विषय में ये चर्चाएं हो रही है कि अब ये टाइम पीरियड और बढ़ सकता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जितना स्मूथ आप इसको लेके चल रहे थे, अब ये राह इतनी आसान नहीं है? नहीं, देखिए, हमने इस्तीफा दिया था अपने प्रदेश की और देश की अपने क्षेत्र की जनता के लिए दिया था, और मामला भी उच्च न्यायालय में है, और जो भी डिसाइड करेगा उच्च न्यायालय वो हमें मंजूर होगा। और लोगों के बीच में पहले भी चले रहे हैं, अभी भी लोगों के मैंडेट से आएंगे। अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो वो लोग जानते हैं, कोई किसी से और रही बात पार्टी की, जैसे आपने कहा कि 6 विधायकों को टिकट दे दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जो भी दायित्व दिया जाएगा उसको निभाया जाएगा और अपने क्षेत्र के लिए काम किया जाएगा। आशीष जी, आपने दायित्व की बात की। जब ये सियासी घटनाक्रम घट रहा था, स्पीकर के पास आप लोग इस्तीफा देने भी गए थे, आपने कहा कि जो स्पीकर हैं वो निष्पक्ष होकर अपनी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के विषय में अब ये चर्चा हो रही है कि अब हो सकता है कि आप लोगों को और लटकाया जाएगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि नुकसान तो आपको भी काफी हुआ है? मुख्यमंत्री भी बार बार मंचों से कह रहे हैं। ऐसा है कि अगर चुनाव साथ में होते, जो लोकसभा के चुनाव थे, हमारा ये था कि जब हमने 22 मार्च को हमने अपना रेजिग्नेशन जो है वो स्पीकर को दिया था, तो उन्हें चाहिए था कि हमारा जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर लेते, और इसके लिए हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम न्यायालय में गए, तो
उसमें क्या है कि अगर हमारा विषय ये था कि लोगों के ऊपर खर्चा नहीं पड़ता, ये चुनाव के साथ वो भी चुनाव निकल जाता, लेकिन इनकी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं, ये घबराए हुए हैं क्योंकि 6 जो विधानसभा चुनाव है लोकसभा के साथ, ये 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और इनको ये था कि मैं किसी न किसी तरह टाइम गेन करूं, अभी पहले 6 का चुनाव कराऊं, फिर मैं इन 3 को फिर से स्पीकर साहब, क्योंकि स्पीकर साहब कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और वो कई भाषणों में बोल चुके हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हूं, तो जिस तरह से पार्टी उनको बोलती है वो वैसे ही एक्ट करते हैं। और उन्होंने वैसे ही इस पूरे प्रकरण में उसी तरह से निष्पक्षता के साथ उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और मैं समझता हूँ कि अब आगे भी अगर चाहे खींचे, जब मर्जी चुनाव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो इसलिए लड़ रहे थे कि चुनाव साथ में हो, अब साथ में इसलिए चाहते थे कि जनता का खर्चा ना हो। अब फिर से चुनाव अगर 3 क्षेत्रों में होते हैं तो 3 क्षेत्रों में फिर से 3 जिलों में जो है 4 सीटें लगेगी, सारे के सारे काम ठप होंगे, कांगड़ा में, सोलन में और हमीरपुर में। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी को अपनी सरकार की बचाने की पड़ी है, तो ये सारा आपने मुख्यमंत्री की बात की। मुख्यमंत्री तो मंचों से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग तो बिक गए हैं। जनता भी ये बार बार सुन रही है कि जो 6 विधायकों के साथ साथ 3 निर्दलीय विधायक हैं वो भी शायद बिक गए हैं। तो ऐसे में अब ये बिके हुए विधायक का टाइटल या टैग हम कह सकते हैं, इसको कैसे धो रहे हैं जनता में? ये जो टैग है, कोई मुख्यमंत्री के देने से ये टैग नहीं लगता है। ये जनता डिसाइड करती है कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ है। मुख्यमंत्री मंच पे जाते हैं, पिछले 100 दिन से यही बोल रहे हैं कि ये बिक गए हैं, बिक गए हैं, बिक गए हैं। और ये भी बोलते हैं साथ में, वो भी लाइन जो है आप साथ में अपने ऐड कीजिए कि ये बोलते हैं कि मैं तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे वो पेश करूंगा। क्या चुनावों से बढ़िया कोई समय होता है तथ्य पेश करने के लिए और सबूत पेश करने के लिए? मुख्यमंत्री जी करें पेश। आशीष जी, इसमें एक बात ये भी आ रही है कि धर्मशाला में जब मुख्यमंत्री की जनसभा हुई थी, उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा के पास बहुत सारी बेनामी संपत्तियां हैं, ड्राइवर का नाम ले लिया। अब इससे ज्यादा आपको सबूत क्या चाहिए? देखिए, अगर नाम ले लिया है, संपत्तियां, तो सरकार किसकी है? प्रशासन किसका है? आज प्रशासन जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, पुलिस उनके अधीन है, विजिलेंस उनके अधीन है, सीआईडी उनके पास है, तो किस बात की देरी है? क्यों सुधीर शर्मा जी को अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? और अगर हमने लिया है कुछ या किसी ने भी 9 में से एक ने, तो क्यों नहीं? वो अगर सबूत है उनके पास तो फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए। फिर तो इनकी कार्य प्रणाली पे भी आप प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं जो इतने बड़े मंचों से आके बोल देते हैं। 5 दिन पहले यहाँ पे बरसर में आके इन्होंने बोल दिया कि 55 लाख रुपए मिले हैं। क्या ये शोभा देता है इतने बड़े गरिमा वाले पद के ऊपर? इन्होंने तो इस पद की जो है गरिमा को भी मैं समझता हूँ धूमिल किया है। क्योंकि जब आप इतने बड़े ओहदे पे बैठ के ये बात बोलते हैं कि 55 लाख रुपए मिल गए, और उसके बाद जब वो विधायक वहाँ से जो पूर्व विधायक हैं आदरणीय इंदर जी, जब वो पूछते हैं कि आप बताइए कि कहाँ पे हैं, अगर 55 लाख कैश मिला है, कहाँ ट्रेजरी में गया है, किस थाने में गया है, किसका नाम है, किसका, वो सब कोई नहीं बोलना है। ये तो वो बात है कि आप झूठ बोलो और भाग जाओ, झूठ बोलो भाग जाओ। एक इनके नेता हैं दिल्ली में, वो मोहब्बत की दुकान लिए चले हैं, और ये है ये झूठ की दुकान इन्होंने नहीं शुरू की है कि झूठ बोलो और पूरा दिन सुबह से शुरू करो झूठ और शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री आपके लंबलू भी आए थे, आपको कह रहे थे कि आशीष तो मेरे पास टेंडर के लिए आता था, आशीष का सर्वांगीण विकास के मुद्दों से और लोगों के मुद्दों से तो कोई लेना देना नहीं था। बार बार मुख्यमंत्री ने भी कहा कि टेंडर लिए हैं मुझसे, बार बार मुझसे टेंडर मांगे गए। अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जनसभाओं में भी आपको जिक्र करते हुए सुना गया। ये पढ़ा लिखा समाज है, टेंडर कोई मुख्यमंत्री नहीं देता है। मैं 2010 से इस कारोबार में हूँ। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और मैंने जब चुनाव लड़ा तो कंस्ट्रक्शन, आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं सरकारी तौर पे, तो उस समय मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया था। जब आप किसी भी फील्ड में आप टेंडर लेते हो, कुछ भी लेते हो, 1 लाख से ऊपर का कोई भी टेंडर है वो सारा का सारा ऑनलाइन होता है, ग्लोबल टेंडर होता है। ग्लोबल टेंडर में आप यहाँ से बॉम्बे डाल दो और बॉम्बे वाला यहाँ पे भी डाल सकता है कॉन्ट्रैक्टर। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप मान रहे हैं कि इसमें राजनीतिक सांठगांठ? कैसे होगी राजनीतिक सांठगांठ? ये आरटीआई का जमाना है, पढ़े लिखे लोग हैं, कंपटीशन है हर जगह, राजनीति में कंपटीशन है। अगर ठेकेदारी करते हैं कोई, अगर कॉन्ट्रैक्टरशिप करते हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन है, एक नहीं 1000 ठेकेदार हैं। और कोई भी, अगर मेरा टेंडर यहाँ पे 50 करोड़ का टेंडर लग रहा है तो वहाँ पे 50 लोग डालेंगे उस टेंडर को, जिसका सबसे कम निकलेगा उसको वो मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास पिछले 15 महीने का कोई रिपोर्ट कार्ड इस क्षेत्र के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना वो जानते जो वो कर रहे हैं। माइनिंग माफिया भी आपको कह रहे हैं? माइनिंग माफिया तो ये लोग हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से ये बात कहूँगा, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, ये पहली ऐसी सरकार है जब इन्होंने कोई और काम नहीं किया, पूरी की पूरी माइनिंग पॉलिसी चेंज की गई केवल और केवल एक व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए, क्योंकि वो कैप्टिव यूज का क्रशर जो इनके
मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन नदौन वाले लोग भी जानते हैं और पूरा प्रदेश आज की डेट में जानता है। इन्होंने कैप्टिव यूज़ के लिए लीज को कैप्टिव क्रशर के साथ 4 लेन के साथ जोड़ा, क्योंकि वो प्रावधान नहीं था पॉलिसी में, ऐसा प्रावधान नहीं था कि लीज को क्रशर के साथ जोड़ा जाए। अगर कैप्टिव यूज का क्रशर है, दैट मीन्स कि अगर वो कंस्ट्रक्शन रोड की हो रही है, वहां से मटेरियल निकलेगा, वही उस क्रशर में यूज होगा। लेकिन पूरे का पूरा पॉलिसी चेंज की गई। किसका है वो आप पता कीजिए, वो इनके रिलेटिव्स का है कि किसका है, सगे संबंधियों का है कि किसका है, वो क्यों किया गया? क्योंकि इनकी मंशा भ्रष्टाचार की है। इसमें आप पर भी सवाल ये आ रहा है कि अब जब ये कमियां दिखी रही हैं भाजपा ज्वाइन करने के बाद, तो ये कमियां आपको पहले क्यों नहीं दिखी? मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, देखिए हम लोगों को चुना लोगों ने, और ऐसा इस तरह का कभी भी प्रकरण प्रदेश में नहीं हुआ है, और हमें भी संयम के साथ आगे बढ़ना था, ताकि हम लोगों ने भी पूछना था कि आप बताइए आपने क्या काम। लोग हमारे पास सुबह आते हैं काम के लिए, पूरा दिन हम फील्ड में रहते हैं, लोग हमें काम बताते हैं, और हमारा भी दायित्व बनता है कि लोगों के काम हो। लेकिन इस सरकार में धीरे धीरे कोई एकदम से नहीं हुआ है। 11 महीने मुख्यमंत्री ने मेरे को मिलने का समय नहीं दिया, तो आप ये समझिए तो ईश्वर की कृपा रही कि राज्यसभा का चुनाव आ गया, और जो 11 महीने की प्रताड़ना थी उसको निकालने का मुझे भी समय मिला कि मैं भी जो अपना राइट है मेरा, मैं उसको डालूं। मुख्यमंत्री जी के जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठाऊं। और ये अलग बात है कि मेरे साथ और 8 लोग और हैं जिन्होंने कि सभी प्रताड़ित हुए और सबने वोट दिया। अब उसके बाद की सारी पिक्चर आप सबके सामने है। हमीरपुर सत्ता का केंद्र इस समय तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हमीरपुर से आते हैं, और अगर पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को लेकर बात करें तो डिप्टी सीएम भी यहाँ से आते हैं, मंत्री राजेश धर्माणी भी इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसे में जब आप लोगों की भाजपा में एंट्री हुई तो सवाल ये भी आया कि पुराने भाजपाइयों को इससे नाराजगी भी है। आप उन पुराने भाजपाइयों के साथ अपना कनेक्ट बना पाएं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, और देखिए जब शुरू में आप आते हैं इस तरह का प्रकरण होता है तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी ह्यूमन नेचर है कि जो साथ में जो चले होते हैं लोग, उनको थोड़ा रहती है प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे सेटल डाउन होती चीज़ें। और आज की डेट में हम लगातार प्रचार में हैं। अब तो प्रचार समापन पे आ गया है, कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम लगातार अनुराग जी के लिए, मोदी जी के लिए प्रचार कर रहे हैं पूरे कंस्टिट्यूंसी में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ में कर रहे हैं। तो आज सारे के सारे राष्ट्र के लिए वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के लिए, अनुराग जी के लिए वोट मांग रहे हैं, और सारे के सारे इकट्ठे चले हुए हैं। ये कोई कांग्रेस पार्टी की तरह पार्टी नहीं है। आपके पड़ोसी हैं राजेंद्र राणा हैं, इंद्रदत्त लखनपाल हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव इस बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर लड़ा जाएगा, और चर्चाएं ऐसी भी हैं कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री पर सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। अब आपके मित्रों की स्थिति किस तरह की है, आपने क्या एनालाइज किया? क्या मुख्यमंत्री की छवि का यहाँ असर होगा क्या? मुख्यमंत्री जी का छवि का असर तब होता जब मुख्यमंत्री जी 15 महीने में कम से कम 15-20 दौरे करते, और हमीरपुर के लोगों को ये एहसास होता कि मुख्यमंत्री हमारे ज़िले से। यहाँ पे किसी को ये एहसास नहीं है कि हमारे ज़िले से मुख्यमंत्री भी हैं। अब चुनाव के समय में आ जाना और उसके बाद छोटी छोटी बातें करनी, यहाँ पे ये बिक गए हैं। आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना, आपने अपने बरसर के लिए क्या किया, आपने सुजानपुर के लिए क्या किया, आपने हमीरपुर के लिए क्या किया। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे की छवि को धूमिल करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है इस तरह की राजनीति, और छोटी छोटी चीज़ों पर आ जाना। अब आज और रही बात ये 2 विधानसभा क्षेत्र की, मैं जिले के सदर में हमीरपुर का विधायक हूं, और मैं इतना पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि दोनों ही सीटें यहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं राजेंद्र राणा जी और इंद्रदत्त लखनपाल जी, भारी बहुमत से वो विजय होंगे। और ये आप सबके समक्ष ये जो मुख्यमंत्री का आप टैग लेके चलें, और यहाँ से अनुराग ठाकुर जी भी, मैं यहाँ तक भी बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के खुद की कंस्टिट्यूंसी नदौन से अनुराग ठाकुर जी को लीड होगी, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से ये जो 2 सीटें विधानसभा की, अनुराग ठाकुर जी को पूरे के पूरे क्षेत्र से यहाँ से भारी बहुमत से लीड मिलेगी। ये जवाब फिर जनता दे देगी, और उस समय आप आंकलन कर लीजिएगा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का नारा चला, या लोगों ने जो सच्चाई है, जो सच्चाई पे लोग अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, स्टेट को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उसकी जीत हुई है या मुख्यमंत्री की जीत हुई है। एक आपसे अंतिम सवाल, आप भी कह रहे थे जब आपने भाजपा का दामन थामा, आपने कहा कि 4 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के और भी नेता कह रहे हैं, आपके संगी साथी जिन्होंने आपके साथ भाजपा का दामन थामा था, वो भी यही बात लगातार कह रहे हैं। अब सियासी गलियारों में इस विषय में चर्चा ये हो रही है कि भाजपा के लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब गणित तो समझाइए जरा, गणित तो आपका भी इसमें क्लियर है। देखिए, 6 विधानसभा में उपचुनाव है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, गृह मंत्री जी भी आए थे, ठीक है, और अगर ये 6 लोग जीतते हैं, वो जो कि जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास है हमें
कि जनता की अदालत में, और जनता आशीर्वाद देगी, इनको भरपूर तरीके से जिता के भेजेगी। क्योंकि जनता ने पिछले 15 महीने का कार्यकाल इस सरकार का देखा है। ये झूठ की गारंटियों पे ये लोग चुने गए। उसके बाद आज दिन तक डिलीवरी अगर दें तो पिछले 14 महीने में किसी भी चीज़ के ऊपर इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है प्रॉपर ढंग से। सिर्फ और सिर्फ आके वादे किए और उसके बाद ये एस्केप होने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री भी एस्केप होते हैं लोगों के बीच से। आप ये तो बताइए कि इसका रीजन क्या है? अब आप कह रहे हैं कि 6 के 6 जीतेंगे, अब इसकी भी गारंटी नहीं है, आप लोग भी अधर में लटके हुए हैं, तो ऐसे में ये सरकार बनने का 6 के 6 लोग जीतेंगे, ये कितने दिन की बात? अभी आ जाएगा रिजल्ट आपके सामने। 6 के 6 लोग जीतेंगे, कुछ और लोग आएंगे। हमारे चुनाव हो सकता है, अगर ईश्वर की कृपा रही तो हमारे चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ पे। ये आपके समक्ष होगा जो भी है, क्योंकि कोई वहां पे भी सब सुखी नहीं है, क्योंकि सबको अनुभूति है कि इस सरकार में अगर रहे तो उनका भविष्य जो है वो, उनके क्षेत्र का भी और उन विधायकों का भी भविष्य जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कोई यही नहीं है कि ये 9 ही आए हैं, ये सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि अगर 6 जीतते हैं तो क्या पता 6 और आ जाए और कहीं 9 सीटों पे चुनाव हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस सियासी गलियारों की चर्चा में और सत्ता सियासत की खास इस पेशकश में हमारे साथ हमीरपुर सदर से विधायक आशीष शर्मा थे। हम लगातार नेताओं से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक समीकरण हिमाचल प्रदेश में दरबदल बदल रहे हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।